बाकी बच्चेस का भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। अमॉर्फस सॉलिड जो होगा ना, है ना, अमॉर्फस सॉलिड जो होता है, अच्छा, अमॉर्फस ऑल गैसेस एंड लिक्विड्स अमॉर्फस होता है, ठीक ना। तो अगर अपन मान लो दो गैसेस को मिक्स करते हैं, एक मेरे पास CO2 गैस है और एक मेरे पास N2 गैस है, अगर अपन इन दोनों गैस को किसी वेसल में मिक्स करते हैं तो ये दोनों आपस में होमोजेनियसली मिक्स करेंगे, और होमोजेनियसली मिक्स होने का मतलब है कि कहीं भी कैलकुलेट करो आप, अगर इनका 1 मोल लिया इसका आपने और इसका भी 1 मोल लिया आपने, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनका जो भी मोलर रेशियो होगा किसी भी पॉइंट पे ना, वो इक्वल अज्यूम करेंगे अपन। क्यों? क्योंकि गैसेस मिक्स होमोजेनियसली। अमॉर्फस सॉलिड में भी क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं, अब अमॉर्फस सॉलिड की बात करें अपन, और लिक्विड भी, अगर दो लिक्विड को वाटर और अल्कोहल को मिक्स करेंगे अपन, तो होमोजेनियसली वो प्रेजेंट होगा इन द एंटायर वेसल, वो वहां प्रेजेंट होगा। सॉलिड का मतलब है कि भाई अगर होमोजेनियस सॉलिड, जैसे अपन लिखेंगे कि भाई इसमें ए बी ऐसे होता है, तो अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो अपन कहते हैं कि भाई इसमें तो हमारे पास गिवन होगा दैट विल बी अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अमॉर्फस में क्या होगा, कभी कभी ऐसा हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है सॉलिड में। तो अपन क्या करेंगे, इसमें क्या होगा कि भाई अगर अपन सॉलिड होता तो अपन सॉलिड में कहते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो अपन इसमें क्या कहेंगे कि भाई देख, इसमें अगर चेक करेंगे तो ए बी टाइप अरेंजमेंट है, इसमें चेक करेंगे तो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। मतलब अगर लॉन्ग रेंज रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो उनको कहते हैं अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर इसमें तो रेगुलर अरेंजमेंट दिख ही नहीं रहा, ए बी ऐसे आना चाहिए था, लेकिन इसमें तो ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए बी आ गया होगा। तो फिर उसमें अपन ये नहीं बता पा रहे कि भाई इसमें अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या है। इसमें 3 बार बी आ गया, फिर ए बी आ गया। अगर अपन ऐसे कुछ चेक करें तो इसमें तो और भी मतलब अजीब ही टाइप का मतलब वो आ रहा है कि भाई इसमें तो अगर अपन ऐसे सॉलिड को देखें तो इसमें भी बी आ रहा है और फिर एक ही आ रहा है, जबकि 4 एटम्स हैं। तो ए बी में मतलब 2 ए होने चाहिए, 2 बी होने चाहिए। तो इसमें तो अपन देखेंगे भाई इस टाइप के सॉलिड में ए बहुत सारे आ रहे हैं, बी एक ही आ रहा है। तो सॉलिड्स में एक्चुअली एटम्स क्लोज्ड पैक्ड होंगे। अगर वो क्लोज्ड पैक होंगे तो हमें ये बताना पड़ेगा कि एग्जैक्ट रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। गैसेस जैसे और लिक्विड जैसे मिक्स थोड़ी कर सकते हैं अपन, लेकिन अपन ये बताएंगे कि एग्जैक्ट रेगुलर अरेंजमेंट अगर नहीं है तो उनके अमॉर्फस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अमॉर्फस का मतलब ऐसे डेफिनेशन भी लिखते हैं अपन कि जैसे अपन लिखते हैं ना कि क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डरली अरेंजमेंट, तो अपन कहते हैं अमॉर्फस में क्योंकि सॉलिड तो है ही, थोड़ा बहुत तो अरेंजमेंट होगा, तो अपन इसमें लिखते हैं देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट और शॉर्ट रेंज ऑर्डरली अरेंजमेंट। तो शॉर्ट रेंज का मतलब अपन कहेंगे भाई देख, कहीं तो ए बी आ गया ना, चलो ए बी ऐसे आ रहा है, बी आ रहा है, कहीं तो ए बी आ गया ना, कहीं तो ए बी आ गया ना। तो उस टाइप को अपन कहते हैं कि भाई देखो आ तो रहा है लेकिन बहुत शॉर्ट रेंज के लिए आ रहा है। तो अपन उसको दो तरीके से, एक तो बोलते हैं अपन कि बिल्कुल है ही नहीं, और वो होते हैं लिक्विड और गैसेस में तो होता ही नहीं ऑर्डरली अरेंजमेंट। लेकिन सॉलिड में भी अपन लिखते हैं कि या तो शॉर्ट रेंज हो या फिर ना हो, तो भी अपन उनको अमॉर्फस बोलते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूरे सॉलिड में ए बी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही अरेंजमेंट बना रखा है, तो अपन कहते हैं दैट इज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। तो दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। क्योंकि सॉलिड में अपन ऐसे नहीं बोल सकते ना कि भाई पूरा अपन मिक्स कर दें, वो लिक्विड जैसे फ्लो कर सकते हैं या गैस जैसे फ्लो कर सकते हैं। सॉलिड में फिक्स पोजीशन तो करनी पड़ेगी ना। तो एटम की अगर फिक्स पोजीशन होगी तो वो रैंडम फिक्स पोजीशन हो जाता है। तो दैट इज शॉर्ट रेंज ऑर्डरली अरेंजमेंट, या फिर देयर इज नो ऑर्डरली अरेंजमेंट, उस टाइप से बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, ओके। अब अपन आगे शुरू कर सकते हैं।
आप डीपीपी सॉल्व करना, और जो मैंने होमवर्क दिया वो आप सॉल्व करके नेक्स्ट टाइम के लिए आप बता सकते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे, दैट इज आई थिंक लास्ट टाइम अपन क्या पढ़ रहे थे, कुछ ऐसे बताओगे लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था? सर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल बताया था आपने, अच्छा, 7 और टाइप्स। उनके ठीक है, अरेंजमेंट। ठीक है, तो अपन मतलब ये है कि भाई अपन 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल शेप की बात कर रहे थे अपन लास्ट टाइम, तो वही 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल शेप्स की बात मैं करता हूँ। सो क्रिस्टल एंड अरेंजमेंट, सो 7 शेप्स की बात कर रहे थे अपन, वही से शुरू कर लेते हैं। सो 7 टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ क्रिस्टल में अपन लिख सकते हैं, दैट इज 1 क्यूबिक था जो मैंने लिखा था, सेकंड हेक्सागोनल था, थर्ड अपन ने लिखा था मोनोक्लिनिक, ठीक है, फोर्थ अपन ने लिखा था दैट इज ऑर्थोरोम्बिक, फिफ्थ इज रोम्बोहेड्रन, सिक्स्थ इज टेट्रागोनल, एंड सेवेंथ इज ट्राइक्लिक। ये अपन ने लिखा। ये 7 शेप्स क्रिस्टल ऑफ क्रिस्टल था, और इनके अरेंजमेंट 4 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स, टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट था। 4 टाइप ऑफ अरेंजमेंट में वी हैव अपन इसको सिंपल या प्रिमिटिव बोलते हैं अपन, यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ सॉलिड जो कि उसके सारे प्रॉपर्टीज को बता सकता है। दूसरा अपन बता सकते हैं दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर यूनिट सेल। थर्ड होता है दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल। और फोर्थ होता है दैट इज व्हाट वी कॉल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल। अपन इनको ना, जैसे सिंपल यूनिट सेल होता है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल को दिस इज सिंपल पैकिंग। बॉडी सेंटर को अपन बीसी लिख सकते हैं, फेस सेंटर को अपन एफसी लिख सकते हैं, और एंड सेंटर को अपन ईसी लिख सकते हैं। तो वो थोड़ा सा अपन को पता रहेगा। एसपी मतलब होता है कि भाई सिंपल पैकिंग, और बीसी का मतलब हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड, एफसी का मतलब हो जाएगा फेस सेंटर्ड, और एंड सेंटर्ड ईसी लिख लेते हैं। अभी व्हाट वी से दैट कि जैसे अपन ने पढ़ा था कि भाई ब्रेविस के हिसाब से तो 7 क्रिस्टल्स होने चाहिए, और ईच ऑफ 4 टाइप्स मतलब there will be 28 types, total 28 types of solids can exist in the universe. So total solids, types of solid जो according to Bravais अपन को पता है 7 crystal shape and 4 type of arrangement, ये अपन को पता है, तो 28 types होने चाहिए। But due to atmospheric condition only 14 exist. But due to atmospheric conditions, only 14 exist. Only 14 type exist, है ना? टाइप एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ठीक है, सिर्फ 14 टाइप एग्जिस्ट करता है। तो ओनली 14 टाइप एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वी कैन से दैट, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि भाई ठीक है, इसमें हमें ये शेप्स की जरूरत है, हमें इन शेप्स की जरूरत है, सभी शेप्स की जरूरत है। क्यूबिक में जैसे अपन कहेंगे क्यूबिक के लिए सिर्फ ये 3 एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अपन कहेंगे ठीक है, मतलब 28 में से 27 बचा हुआ है, क्योंकि क्यूबिक का ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा इनमें से
क्यूबिक का अगर एंड सेंटर, बिकॉज अगर एंड सेंटर बताएंगे ना क्यूबिक में, तो वो एंड सेंटर का मतलब हो गया दो अपोजिट फेस पे एटम रखना होगा, और वो क्यूबिक बनाना फिर पॉसिबल नहीं। वो अपन देखेंगे, मैं आपको सारे स्ट्रक्चर बताऊंगा। क्योंकि हेक्सागोनल और क्यूबिक हमारे सिलेबस में काफी डिटेल में है, वो तो मैं काफी पढ़ने होंगे। तो हेक्सागोनल जो होता है ना, वो सिर्फ इसमें एग्जिस्ट करता है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब क्यूबिक इन तीन में एग्जिस्ट करेगा, इसमें नहीं करेगा। हेक्सागोनल इसमें एग्जिस्ट करेगा, इन तीन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हेक्सागोनल अगर इन तीन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अभी कितने, एक दो तीन और चार, चार कम हो गए, मतलब 28 में से 24 बचे हुए हैं आपके पास। ऐसे ही करके सारे के सारे जितने मोनोक्लिनिक है, ऑर्थोरेपिक है ना। तो अपन कहेंगे जैसे मोनोक्लिनिक है, अब अपन कहेंगे भाई मोनोक्लिनिक जो होता है वो इसमें और इसमें एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों में नहीं करेगा। तो अपन कहेंगे सर एक बार मतलब आप बता दीजिए कि हम कैसे इनको याद रखें और कैसे अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करें। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो यहां पर जो मैंने ये क्रिस्टल शेप लिखे हुए हैं ना, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो मैंने क्रिस्टल शेप लिखा हुआ है वो मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने का फायदा क्या, तो अपन कहेंगे देखो, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्रिस्टल शेप जो है वो अपन ने लिखा हुआ है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कैसे CHMORTE और TR। तो ये मतलब एक वर्ड बना लेते अपन, कैमॉर्ट, ऐसे करके एक वर्ड बना लेते हैं। ठीक है ना, कैमॉर्ट करके एक वर्ड बना लेते हैं, और ये इजीली याद भी रह जाएगा अपन को, क्योंकि मतलब कैमॉर्ट में मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा अपन एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो अपन को याद हो जाएगा कि भाई क्यूबिक था, हेक्सागोनल था, एम से मोनोक्लिनिक था, ऑर्थोरोम्बिक था, रोम्बोहेड्रल था, टेट्रागोनल और ट्राइगोनल। वो धीरे धीरे अपन को याद होगा। अब इसमें क्या होता है कि अपन एक नंबर याद रख लेते हैं, क्योंकि वही नंबर अपने लिए याद रखना ज्यादा। इसको मैं ऐसे करूँ, ठीक है ना, ये नंबर याद रख लेते हैं अपन। और इस नंबर को मतलब जनरली मुझे तो याद रहता है, क्योंकि मतलब अब इतने बार पढ़ाना है मुझे, तो ऑब्वियस बात है वो नंबर हमेशा ही याद रहेगा। तो अपन कहेंगे भाई इसमें ये नंबर आप याद रख लो, कैसे 3124121। तो अब मुझे कभी कभी उसमें मदर टंग मतलब मेरा हिंदी है, तो मुझे जल्दी से याद हो जाता है वो 312 41 21 मुझे हमेशा याद रहता है। तो कभी कभी अपन फोन नंबर भी ऐसे याद करते हैं, तो हमेशा मतलब याद रहता है मुझे, हिंदी में याद रहता है कि भाई 312 41 21 वो बड़ा थोड़ा बढ़िया टाइप का रिदम टाइप का बोल जाता है। तो मुझे हमेशा यह पता रहता है उसको। अच्छा, ये नंबर्स जो लिखे हुए इन सबका सम अपन को 14 है। तो मुझे ये पता चल गया, अच्छा ये नंबर का मतलब है कि क्यूबिक जो है वो 3 में एग्जिस्ट करता है, हेक्सागोनल सिर्फ एक में एग्जिस्ट करेगा, मोनोक्लिनिक 2 में एग्जिस्ट करता है, ऑर्थोरोम्बिक 4 में एग्जिस्ट करेगा, रोम्बोहेड्रल 1 में एग्जिस्ट करेगा, टेट्रागोनल 2 में एग्जिस्ट करेगा और ट्राइगोनल 1 में एग्जिस्ट करेगा। तब तो मुझे सब पता है कि भाई इनमें से किसके कितने एग्जिस्ट करेंगे, अरेंजमेंट वो मुझे याद। एक तो मुझे कैमॉट रखना है, भाई कैमॉट का मतलब वहां पर मुझे पता चल गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे के सारे मुझे याद। और 312 41 21 में मतलब थोड़ा बहुत तो मतलब अच्छे से याद रहेगा, आप उसको याद करो। अच्छा, इन सब में ना जो 7 क्रिस्टल्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक ही ऐसा क्रिस्टल है, ऑर्थोरोम्बिक ही ऐसा क्रिस्टल है जो चारों में एग्जिस्ट करता है। बाकी कोई ऐसा नहीं है जो चारों में एग्जिस्ट करता है। तो एक ही क्रिस्टल ऐसा है जो चारों में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे के सारे या तो दो या फिर एक। तीन सिर्फ क्यूबिक होता है, क्योंकि क्यूबिक में से मोस्ट सिमेट्रिकल होता है।
क्यूबिक सॉलिड जो होते हैं वो मोस्ट सिमेट्रिकल है, ये अपन बता सकते हैं, मोस्ट सिमेट्रिकल। और ट्राइक्लिनिक जो होता है वो मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने कोई यहां पर सिमेट्री का ऑर्डर नहीं लिखा, वो बाई चांस आ गया। ये मोस्ट सिमेट्रिक होता है, ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है। वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने आपसे कोई, मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये कोई सिमेट्री में अरेंज किए मैंने ना, मैंने तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया ताकि अपन को याद रहनी चाहिए एग्जाम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, वहां हमें ये इजी वे में पता हो कि हमें क्या जल्दी से लिखना है, सॉल्व करना है। तो अपन को ये पता है कि भाई कैमॉट में अपन को पता था कि भाई क्यूबिक मोस्ट सिमेट्रिकल, ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल, और सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक ऐसा होता है जिसमें चार एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो इनमें से ना जो बाकी जो नंबर्स अपन लिखेंगे बाकी सबके लिए, ये तो सभी का एग्जिस्ट करना कंपलसरी है। ये सिंपल और प्रिमिटिव यूनिवर्सल सभी के लिए कंपलसरी है एग्जिस्ट करना। इसका मतलब है जिसका वन लिखा हुआ है वो सिर्फ ये है, ये तो पता चलेगा। तो जिसका वन लिखा हुआ है वो सिर्फ सिंपल और प्रिमिटिव वाले की बात कर रहा है। जिसका फोर लिखा हुआ है वो चारों में एग्जिस्ट कर रहा है। तो बचा क्या मेरे पास, ये दोनों ही तो बचे, क्योंकि ये तो आपने तीन बताई थी, और ये दोनों तो एक्चुअली बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए अपन को सिर्फ ये दोनों पढ़ने हैं अपने सिलेबस में, सिर्फ ये दोनों ही। वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वेरी फर्स्ट टू आ गए कि भाई पहले वाले दोनों ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपने सिलेबस में काफी डिटेल में अपन को पढ़ना है, और काफी सारे क्वेश्चन अपन को उसी से पूछे जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई इन दोनों के लिए चेक कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जनरली एक दो तीन, इन तीनों के लिए तो ऑर्डर वही रहेगा। मतलब मोस्टली क्या होता है, जैसे अगर किसी के दो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पहला ये और दूसरा ये होना चाहिए, और होता भी है। ये इसका एग्जिस्टेंस थोड़ा मुश्किल होता है एंड सेंटर का। तो एंड सेंटर ये तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, कि उसके तो चारों हैं। तो एंड सेंटर जो होता है ना वो सिर्फ दो में एग्जिस्ट होता है। तो फिर ऐसे बना देते हैं, एक ओम। तो इसी मतलब एंड सेंटर को ना मैं एक ओम बोल देता हूं। मतलब एंड सेंटर को अपन क्या करेंगे, एक ओम बोल देते हैं। तो एक ओम का मतलब है कि एंड सेंटर सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक वो तो हो गई क्योंकि चारों में एग्जिस्ट करता है, और मोनोक्लिनिक जो है वो सिंपल और एंड सेंटर में एग्जिस्ट करता है। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक सिंपल और एंड सेंटर में एग्जिस्ट करेगा। बाकी के लिए जैसे टेट्रागोनल है तो ये और ये एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी का थ्री है तो ये एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी का वन है तो सिर्फ ये एग्जिस्ट करेगा। एक ओम में अपन को पता याद रखना है कि एक ओम में मतलब अगर ऑर्थोरोम्बिक है तो इसके तो चारों थे इसलिए वो तो एंड सेंटर आएगा ही आएगा। मोनोक्लिनिक में ये और ये एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे के सारे याद हो गए। अपन ने कैमॉट याद किया तो क्रिस्टल शेप पता चल गई। अरेंजमेंट अपन ने लिखा तो चार टाइप के अरेंजमेंट हो गए। किसका कौन सा अरेंजमेंट होगा वो अपन को पता चल गया। तो एंड सेंटर इसके तो चार थे, अपन को पता है फोर लिखा हुआ है आपने, और यहाँ पर अपन ने टू। अब इस नंबर को नहीं लिख रहा क्योंकि ऊपर कोई दूसरे नंबर को नहीं लिखता, क्योंकि नंबर अपन को सिर्फ यही लिखना चाहिए। अपन को एक नंबर गड़बड़ नहीं करता है कि भाई किसके कितने होते हैं। इसका टू होता है, टू मतलब एक ये और एक ये होता है। ओम बताया आपने, एंड सेंटर एक ओम। एक ओम मतलब अपन को एंड सेंटर सिर्फ ओ और एम के लिए एग्जिस्ट करेगा बस। बाकी अगर किसी के लिए जैसे टेट्रागोनल में भी टू है सर तो उसमें क्या लिखें, तो ये और ये। अगर किसी का थ्री है तो वन टू थ्री। अगर किसी का टू है तो ये टू। अगर किसी का वन है तो ये वन। ऐसे करिए। सो दिस इज अबाउट द अरेंजमेंट्स। ठीक है। अब बात आएगी कि भाई इनके शेप्स। तो अपन से कभी कोई किसी भी एग्जाम में
ये नहीं बोलने वाला कि क्यूबिक का शेप बताओ या ट्राइक्यूबिक का शेप बताओ। हमसे पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि इनके एजेस जो होते हैं, अपन को पता है व्हाट इज एज, व्हाट इज वर्टेक्स, व्हाट इज फेस ऑफ द सॉलिड, वो अपन को पता है आइडिया, राइट ना। तो वो अपन को पता होता है। तो अपन क्या करेंगे, इनके एज लेंथ लिख लेते हैं, एज लेंथ की बात करें। भाई एज लेंथ के लिए अपन को क्या ना 3D स्ट्रक्चर ऐसे बनाना होता है कि भाई एज लेंथ के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एज लेंथ कैसे बताना होता है अपन को। ये एक्स ले लेते हैं, ये वाई ले लेते हैं, ये जेड ले लेते हैं। तो इसको ए ले लेते हैं एज, इसको बी ले लेते हैं एज, और इसको सी ले लेते हैं एज। ये एजेस हो गए। और मैंने आपको इंटरफेशियल एंगल भी, अपन एंगल की भी बात करेंगे, इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल की भी बात कर लेंगे कि भाई किसके कैसे इंटरफेशियल एंगल होंगे। तो ए के अपोजिट में अल्फा होता है, ये अपन को पता है, और बी के अपोजिट में बीटा होता है, और सी के अपोजिट में गामा होता है। ये इंटरफेशियल है, ये अपने पास इंटरफेशियल एंगल। तो अपन क्या करेंगे इसमें, अपन कहेंगे एज लेंथ, देखते हैं अपन को क्या करना है। एज लेंथ में अगर मुझे क्यूब बनाना है, तो क्यूब तो अपन को पता है, क्यूब मतलब सारे के सारे एजेस इक्वल होते हैं, अपन को पता है क्यूब इज मोस्ट सिमेट्रिक, उसमें एज लेंथ सारे इक्वल होते हैं। क्यूब अपन सबने देखा हुआ है, मेरे ख्याल से अपन सबने क्यूब ऐसे देखा हुआ है, सारे के सारे एज लेंथ इक्वल होते हैं, ए बी सी सारे एज लेंथ क्यूब में इक्वल है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मैं क्या करूंगा, क्यूब और आर, मैं सी आर लिखूंगा। आप सी आर को थोड़ा याद रखो किसी तरीके से, मैं एच टी लिखूंगा, और मैं एमओटी लिखूंगा। तो एच टी में ये ट्राइगोनल है, ये ट्राइक्लिनिक है। एमओटी मतलब अपन, मेरे ख्याल से अपन ऐसे कुछ आप अपना कोड बना लो, ऐसे सेंट्रल रेलवे या हिंदुस्तान टाइम्स या एमओटी, एमओटी तो बना ही हुआ है अपना। तो उसमें मन में एक बात याद रहेगा कि भाई अच्छा क्यूबिक है तो वो सिमेट्रिक होगा, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। क्यूबिक के लिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा, और एच टी के लिए ए इक्वल टू बी हो जाएगा बट नॉट इक्वल टू सी, और एमओ2 के लिए ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब अपन कहेंगे क्यूबिक है और रोम्बोइडल है, दोनों के लिए इक्वल एज लेंथ होता है। वैसे ये मोस्ट सिमेट्रिक था और ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल था, ये अपन को पता था। अगर मोस्ट अनसिमेट्रिकल है तो ऑब्वियसली बात है कोई भी बाउंड्री इक्वल नहीं होनी चाहिए, और मोस्ट सिमेट्रिकल है तो सारे इक्वल होने चाहिए। ये दोनों मैंने जैसे आपसे कहा अपन काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली बात है उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ये पार्ट में अपन को एजेस याद हो गए सारे के सारे, सभी स्ट्रक्चर्स के जितने भी क्रिस्टल शेप्स हैं सभी में एजेस याद हो गए अपन को कि किस टाइप से एजेस होंगे। अब क्यूबिक और हेक्सागन, मतलब मुझे ऐसे कुछ बताने की जरूरत नहीं कि भाई क्यूबिक कैसे होता है, हेक्सागन क्या होता है, और वैसे भी मैंने आपसे कहा कि मैं काफी डिटेल में बताया क्यूबिक और हेक्सागन। अब अपन कहेंगे जैसे इनमें ना, जैसे थोड़ा थोड़ा मतलब ये है क्या, मतलब ये ठीक है, आप क्यूबिक बताओगे, हेक्सागन बताओगे, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरम्बिक और रोम्बोहेड्रल और टेट्रागोनल, ये है क्या, मतलब इनको क्या समझे। तो देख एक बात है, जैसे क्यूब को, ये क्यूब आपने बनाया, इस क्यूब को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा के, तो रेक्टेंगुलर वो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो पता, जब जैसे आपने घर में रेफ्रिजरेटर देखा होगा, तो फ्रिज तो सभी ने देखा है, ऑब्वियसली बात है, देखा होगा क्या, सभी ने देखा हुआ है फ्रिज कैसे होता है। वो नीचे मतलब के ऊपर एक स्क्वायर होता है, नीचे स्क्वायर होता है, और बीच में ऐसे बड़ा। तो फ्रिज को देख के मैं ये बता सकता हूँ कि उसके एंगल होंगे क्या, 90 डिग्री होंगे सारे।
तो फ्रिज का जो शेप होता है ना वो टेट्रागोनल होता है। ये रेफ्रिजरेटर है। ये रेफ्रिजरेटर। ठीक है, पर तो मुझे टेट्रागोनल के बारे में सब कुछ पता है, तो अगर नहीं भी बताते ना टेट्रागोनल के बारे में, इसलिए आपने लिखा अच्छा वो बेस में स्क्वायर बनता है, सो ए इज इक्वल टू बी हो गया, और हाइट उसका ऐसे होता है जिसको आप सी बता रहे हो, वो हाइट बड़ा हो गया। ठीक है, तो फिर ये भी थोड़ा ऐसे बता दो भाई कैसे होगा ये। देख भाई, आपने क्यूबिक देखा होगा, ये क्यूबिक है, सारे बॉन्डिंग एंगल 90 है और सारे एज लेंथ इक्वल है, ये अपन को पता है क्यूबिक। अगर मैं क्यूब को, अगर ऐसे क्यूब बना रखा है, इसको टिल्ट करो, तो अपन कहेंगे अगर टिल्ट करोगे तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएंगे लेकिन एज लेंथ वही रहेंगे। हाँ, तो इसलिए तो रोम्बोहेड्रल में देखो ना भाई, क्यूबिक में सारे 90 होंगे, और रोम्बोहेड्रल जो होता है ना उसमें एज लेंथ इक्वल होंगे क्योंकि वो क्यूब के जैसे ही होगा। तो क्यूब में तो सारे 90 होते हैं, अब क्यूब को अगर अपन ऐसे टिल्ट कर दें तो बॉन्ड एंगल सारे चेंज हो गए। भाई बेस को वही रखें, वो नीचे वाले बेस को वही रखें, ऊपर वाले बेस को थोड़ा, इस वाले बेस को यही रखें, इसको थोड़ा इधर को खींच देते हैं ऊपर वाले बेस को, तो टिल्ट हो गए, तो अपन कहेंगे फिर एज लेंथ इक्वल रहेंगे लेकिन बॉन्ड एंगल चेंज। मतलब रोम्बोहेड्रल जो होता है वो टिल्टेड क्यूब होता है, तभी उसके बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है आपने सारे के सारे। टिल्टेड क्यूब होता है तभी आपने उसके बॉन्ड एंगल इक्वल बताया आपने सारे। ठीक है, अब जैसे अपन बात करेंगे ऑर्थोरोम्बिक की, तो ऑर्थोरोम्बिक में आप ऐसे अज्यूम कर लो जैसे अब ये अपन को रोम्बोहेड्रल पता चल गया, टेट्रागोनल पता चल गया, थोड़ा सा आप रेफ्रिजरेटर को देखो तो उसको बता दो कि यार अच्छा ये रेफ्रिजरेटर जो है वो टेट्रागोनल है, तो थोड़ा अपन को बॉन्ड एंगल भी याद रहेंगे और वो भी याद। अब अपन टिल्टेड क्यूब की बात करें तो अपन को पता है लेंथ इक्वल है लेकिन बॉन्ड एंगल कोई भी 90 नहीं होगा, तो मैं लिख सकता हूँ ऑर्थोरोम्बिक का मतलब है आपने बेड देखा हुआ है, डबल बेड जिसको अपन सोते हैं। तो बेड कैसे होता है तो अपन को पता है भाई, बेड का मतलब हो गया, अब क्यूबिक जैसे वो भी होता है बेड, उन सबको पता है बेड कैसे होता है। भाई बेड में अगर अपन देखेंगे ना तो जैसे ये बुक है, तो अपन क्या करते हैं बेड में, बेड का हाइट अलग होता है, ऐसे लेंथ, ये लेंथ अलग होगा और ब्रेथ मतलब ब्रॉडनेस अलग होगा, मतलब कोई भी एजेस इक्वल नहीं होते। डबल बेड की बात कर रहा हूं मैं जिसको अपन सोते हैं, तो बेड पे मतलब कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं है ना, तो हाइट उसका बहुत छोटा होगा, ब्रेथ मतलब लेंथ उसका अलग होगा और ब्रेथ उसका अलग, वो रोम्बोट वो ऑर्थोरोम्बिक है बेड। लेकिन सारे बॉन्ड एंगल उसके 90 होंगे, अगर अपन चेक करेंगे तो उसके सारे बॉन्ड एंगल 90 होंगे, तो अपन उसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं डबल बेड जैसे दिखता है। तो उससे अपन को ना सारे के सारे शेप पता चल रहे हैं कि अच्छा ये शेप अपन को पता है, तो ठीक है, फिर अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। और डबल बेड को अगर टिल्ट कर दो तो मोनोक्लिनिक जैसे बन जाएगा। डबल बेड को अगर अपन टिल्ट करते हैं थोड़ा तो वो मोनोक्लिनिक जैसे बन जाएगा। ठीक है, फिर तो मैं सारे के सारे सब कुछ बता देता हूँ। भाई ये दोनों तो आप बहुत डिटेल में बताओगे, ये मुझे पता चल गए। और ट्राई क्लिनिक का मतलब है ना तो उसमें बॉन्ड एंगल इक्वल होंगे ना कोई एज लेंथ इक्वल होगा, ना तो ए, ना तो इनमें से कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। ठीक है, आपने मुझे एजेस को याद करवा दिया थे, मुझे कोई प्रॉब्लम, आपने शेप भी बता दिए थोड़ा थोड़ा कि भाई शेप कैसे है, तो मैं शेप से भी सारे अपने आप ही एंगल कैलकुलेट कर लूंगा। अब एंगल के लिए इंटरफेशियल एंगल जैसे अल्फा बीटा गामा है ना, तो उसके लिए भी अपन एक छोटा सा कोड बना सकते हैं, कैसे, कॉट एंगल। तो अपन कॉट एंगल तो लिखते ही हैं, अपन को पता है कॉट एंगल कैसे होता है, इसमें मैं टेट्रागोनल लिख रहा हूं। तो कॉट, अब ये कॉट एंगल अपन वो साइन कॉट नहीं पढ़ रहे हैं, अपन तो
इनमें से कॉट बनाया तो हमारे कोड सारे के सारे इसमें से ही होंगे। तो कॉट एंगल में क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 9 होना ही चाहिए, क्योंकि क्यूब लिखा है इसमें। भाई ये डबल बेड था, ये रेफ्रिजरेटर था, और ये क्यूब था। इन सब में 90 डिग्री होता है, तुमको पता है, आप देख लो। रेफ्रिजरेटर में सारे बॉन्डिंग 90 दिखेंगे, डबल बेड जिसपे अपन सोते हैं उसमें भी मतलब 90 डिग्री दिखेंगे, और टेट्रागोनल रेफ्रिजरेटर में भी सारे, और क्यूब में भी सारे 90 डिग्री। तो ठीक है, अपन को पता चल गया। ठीक है, तो क्यूब अपन को पता चल गया, ओ और टी अपन को पता चल गया। ट्राइक्लिनिक में अपन को पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। भाई ट्राइक्लिनिक में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, और 90 भी नहीं है, नॉट इक्वल टू 90, हो ही नहीं सकता। अब अपन हेक्सागोनल की बात करते हैं। हेक्सागोनल में अब इसको तो मुझे आपको काफी डिटेल में पढ़ाना भी है, तो मैं इसमें लिख लेता हूँ अल्फा इक्वल टू बीटा होता है और वो 90 होते हैं, और हेक्सागन है तो गामा 90 होगा, वो फेस हो जाएगा। हेक्सागन का फेस, एक फेस ऊपर, दूसरा फेस हेक्सागन का, है ना, वो मैं बनाऊंगा, मतलब अपन काफी डिटेल में इसको पढ़ना है तो। और फिर इनको ऐसे बना देते हैं तो वो हेक्सागन बन जाएगा, वो बना के दिखाऊंगा मैं, मतलब काफी अच्छे से बना के दिखाऊंगा। सो गामा नॉट इक्वल, गामा इक्वल टू 120। और मोनोक्लिनिक में अल्फा इक्वल टू गामा होता है, वो दोनों 90 होंगे, और बीटा नॉट इक्वल टू 90, दैट इज मोनोक्लिनिक। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अपने पास एक ही बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है भाई, रोम्बोहेड्रल। आर नहीं लिखा ना अपन ने, हाँ तो ठीक है। आर में अपन को पता है कि भाई देखो एबीसी तो इक्वल था, एबीसी तो इक्वल था अपने पास आर में, रोम्बोहेड्रल में। और अगर अपन इसको ना टिल्ट करें, ऐसे टिल्ट कर दें, तो अपन को पता है कि बाकी अल्फा बीटा गामा अगर टिल्ट करोगे ना, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल तो होंगे लेकिन 90। मतलब रोम्बोहेड्रल में मैं लिख सकता हूं आर के लिए, दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तो होंगे, क्योंकि वो तो क्यूब से, क्यूब को ही तो टिल्ट किया था आपने। गामा तो होंगे, लेकिन इनमें से कोई भी 90 नहीं। क्यूब में सारे के सारे 90 हैं। ये टिल्ट करने की वजह से, क्योंकि इधर से भी आप कोरिलेट कर सकते हैं सीआर को, कि भाई अगर ये सारे के सारे 90 हैं और इसको टिल्ट करोगे ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है टिल्ट करने से 90 सारे के सारे एंगल चेंज हो जाएंगे, तो नॉट इक्वल टू 90। तो थोड़ा सा इसमें कोई ऐसा बन नहीं रहा था, मतलब अगर मैं ऐसे लिख सकता था कि दो एंगल इक्वल है लेकिन एक अलग है, लेकिन वो ठीक नहीं रहता, क्योंकि मुझे इसमें ये कभी कभी हमको पता होना चाहिए, इसमें अल्फा बीटा 90 है, इसमें अल्फा गामा 90 है, और बीटा नॉट इक्वल टू 90, इट इज नॉट 120 आल्सो। सो लाइक दैट अपन ऐसे बॉन्डिंग रूल्स को याद। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए अपन को काफी टाइम लगा, लेकिन अगर आप एक बार चेक करोगे ना, एक बार रिवाइज जब करोगे ना, तो आपको पता रहेगा सर ने बताया क्या है, मुझे सिर्फ अमाउंट ही तो बताया, और 312 41 21 एक नंबर बताया। उसके बाद सर ने क्या किया, एक तीन कोड बनाए और इसमें सीधा लिख दिया कि भाई सीआर, एचटी और एमओटी। तो मुझे पता चल गया सारे एकदम कॉट बना के सबने तीन के बारे में तो अच्छे से ही बता दिया मुझे। एक मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं कि ये सारे इक्वल होंगे। हेक्सागोनल सर मुझे डिटेल में बताने वाले हैं, मुझे दो ही तो याद करने पड़े। और इसमें भी मुझे पता था टिल्टेड क्यूब है तो कोई भी 90 डिग्री वाले का नहीं होता। बाकी मुझे एक ही तो बचा, मोनोक्लिनिक, जिसको मुझे याद करना पड़ा। मतलब सारा का सारा हमें आराम से अपने आप दिख रहा था कि हमें करना क्या है। तो इस टाइप से आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, इस टाइप से आपको सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। इसमें अपन से कोई नहीं बोलने वाला कि इनके शेप बनाओ किस टाइप से होंगे, अपन को सारा का सारा क्वेश्चंस जो अगर क्वेश्चन आया तो मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। ध्यान रखना कि कौन सा क्रिस्टल किस में एग्जिस्ट कर सकता है, एंगल्स का मैचिंग, एज लेंथ का मैचिंग, कुछ भी पूछ सकते हैं। सो दीज आर द क्रिस्टल शेप्स एंड द टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। बाकी अपन और डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे अपन को क्या करना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द crystal shape and the types of arrangement.
क्रिस्टल शेप और टाइप ऑफ अरेंजमेंट में अगर कभी कभी ऐसे, वैसे एग्जाम्पल अपन से पूछेंगे नहीं, लेकिन अपन काफी सारा पढ़ेंगे तो बीच में कुछ एग्जाम्पल भी अपने पास आएंगे कि किस मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर होता है। अपन को वैसे बुक्स में क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन एग्जाम में कभी नहीं पूछा उन्होंने कि बताओ ZnSO4 का क्या स्ट्रक्चर होता है, अनलेस कि वो सॉलिड स्टेट में अपने पास कोई डिटेल में उसका स्टडी ना हो, तब तक उन्होंने कभी नहीं पूछा। तो अपन यहाँ पर शुरू कर लेते हैं, दैट इज हाउ टू राइट डन, कैसे अपन बताएंगे। तो आई विल से दैट अब पहले एक बार अपन क्या करते हैं कि जैसे क्यूबिक और हेक्सागोनल हमें डायरेक्टली पढ़ लेना चाहिए, पर थोड़ा सा पैकिंग कभी कभी पूछ लेते हैं वो 2 डायमेंशनल से। तो अपन एक बार लिख लेते हैं, दैट इज 2 डायमेंशनल ब्रेविस मैट्रिक्स, 2 डायमेंशनल ब्रेविस मैट्रिक्स। वैसे 2 डायमेंशन से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होंगे, लेकिन फिर भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं। देर आर 5 टाइप्स ऑफ 2D ब्रेविस मैट्रिक्स। ब्रेविस मैट्रिक्स वो 5 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ब्रेविस मैट्रिक्स, अब 2 डायमेंशनल का मतलब हो गया, अपन को पता है व्हाट यू मीन बाय, यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंपल प्लेन। वो 3 डायमेंशनल। So arrangement of atoms in 2 dimensional plane. So what will happen now? And whatever we are going to study here, we are going to assume that all the atoms have a spherical shape. ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, वैसे भी अपन पढ़ते हैं कि एटम का स्फेरिकल शेप होता है। तो हमेशा हम जो भी पढ़ेंगे वो स्फीयर के फॉर्म में पढ़ेंगे। आइदर वी विल टेक अ टेनिस बॉल्स और छोटे छोटे बॉल्स को लेके अपन एग्जांपल पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल सॉलिड्स। तो अपन पहले सॉलिड्स लिख लेते हैं। एक तो होता है ऑब्लिक्यू। अब ऑब्लिक्यू दूसरा नाम होता है मोनोक्लिनिक का, अपन इसको मोनोक्लिनिक का दूसरा नाम होता है ये ऑब्लिक्यू। इसमें क्या होता है, एटम के अरेंजमेंट होंगे इधर इधर इधर, इस टाइप से एटम के अरेंजमेंट होंगे। मैं इसको एक्सेस बना देता हूँ, ये एटम के अरेंजमेंट है इस टाइप से। तो इसमें अपन लिखेंगे भाई दैट इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, द 2 डायमेंशनल की करना। इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, और लेंथ ना, और इसको थीटा ले लेते हैं। तो अपन कहेंगे a is not equal to b and theta is not equal to 90। वो ऑब्लिक्यू, मतलब 2 डायमेंशनल सॉलिड बनाया आपने, तो ऐसे बना रहे होगे फिर आप, ऐसे बनाओगे, थीटा 90 नहीं है और a और b इक्वल है, तो इस टाइप से 2 डायमेंशनल फिगर आप बना रहे होगे, जिसको आप बता रहे हो कि दैट इज ऑब्लिक्यू। सो अपन लिखेंगे दैट इज ऑब्लिक्यू। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, एक अपन लिखेंगे दैट इज रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव। सो रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव। अब रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव का मतलब होगा एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, दैट इज रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव। तो रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव में अपन को पता है अच्छे से कि अगर ये a है, ये b है, ये थीटा है, तो a इज नॉट इक्वल टू b बट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब रेक्टेंगुलर में मैंने, अब आप रेक्टेंगुलर भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने रेक्टेंगुलर में प्रिमिटिव वर्ड भी यूज किया, क्योंकि एक होता है रेक्टेंगुलर सेंट्रॉइड भी होता है। तो अपन कहेंगे भाई रेक्टेंगुलर सेंट्रॉइड, एक रेक्टेंगुलर सेंट्रॉइड भी होता है, रेक्टेंगुलर सेंट्रॉइड। अभी रेक्टेंगुलर सेंट्रॉइड में क्या होगा, विल राइट दैट कि भाई ऐसे ना कि एक एटम होगा, दूसरा एटम होगा, थर्ड एटम होगा, फोर्थ एटम होगा रेक्टेंगुलर में, और उस केस में सेंटर में भी एक एटम होगा, वो रेक्टेंगुलर सेंट्रॉइड होता है। तो अपन कहेंगे सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो अपन कहेंगे देखो इन दोनों में ऐसे हो सकते हैं एटम, ये इधर सेंटर से जो भी कैलकुलेशन होता है ना, उस एटम के सेंटर पॉइंट से लेके दूसरे एटम के सेंटर पॉइंट तक ही कैलकुलेशन होंगे, चाहे वो एज लेंथ हो या कुछ भी। तो इस एटम के सेंटर से उस एटम के सेंटर तक का डिस्टेंस अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव हो जाएगा। देन व्हाट इज अबाउट सेंट्रॉइड, तो अपन कहेंगे सेंट्रॉइड का मतलब ये है कि इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेंट्रॉइड का मतलब है
कि इनका डिस्टेंस उतना ही हो, सो दैट कि ये बीच में एक जो एटम अटैच्ड है वो इन चारों को ज्वाइन करना हो। यहाँ पर जो एटम होगा वो चारों को ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। पहली बात तो ये कि आपने सिंपल रेक्टेंगुलर कहा तो बीच में कोई एटम नहीं होगा, बीच में कोई एटम नहीं होगा, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों ए इज नॉट इक्वल टू बी हो और थीटा 90 हो। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी अपन कहेंगे देखो थीटा इसमें 90 है लेकिन इसमें सेंटर में एक एटम, तो इसको अपन रेक्टेंगुलर सेंटर बोलते हैं। तो इसमें भी अपन कहेंगे ए इक्वल टू बी बट थीटा इज इक्वल टू 90, नॉट इक्वल टू बी बट थीटा इक्वल टू 90, इसको बोलेंगे तो ये सेंट्रॉइड हो जाएगा। अब देखो दोनों में आपको समझ में आ रहा है कि इसमें मैं इन दोनों को ज्यादा दूर नहीं ले जा सकता वरना इसको टच नहीं करेंगे, तो सेंट्रॉइड में इसको टच करना चाहिए। और अपन सबको पता है कि अगर सारे के सारे एटम एक ही साइज के हैं तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ अलग अलग ही होगा, सेम नहीं हो सकता। इसमें डिस्टेंस कितना भी छोटा कितना भी बड़ा हो सकता है इनके बीच का। दैट इज रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव सिंपल रेक्टेंगुलर, दिस इज रेक्टेंगुलर सेंट्रॉइड, सेंटर में एक एटम होना कंपलसरी है तभी अपन इसको सेंट्रॉइड। फोर्थ स्क्वायर बोल देते हैं। स्क्वायर में तो अपन को पता है ए इक्वल टू बी थीटा इक्वल टू 90, दैट इज स्क्वायर। और स्क्वायर अपन को पता है क्या बना, ये ए हो गया ये बी हो गया 90, वो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं स्क्वायर में तो आपको, ठीक है ना। और फिफ्थ होता है दैट इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा, एक हेक्सागन बनाएंगे, थीटा इक्वल टू 120 हो जाएगा और ए इक्वल टू बी हो जाएगा। सो ए इक्वल टू बी है, थीटा इक्वल टू 120, दैट इज हेक्सागोनल। So these are the five crystal shape of 2D Bravus lattice. कभी कभी किसी किसी बुक्स में इन दोनों को एक ही बता दिया है कि रेक्टेंगुलर लिखो दैट्स ऑल, तो 4 भी बता देते हैं, बट रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर सेंट्राइड को अलग अलग बताना चाहिए। दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों को अलग अलग बताना चाहिए कि सेंटर में कोई एटम तो नहीं है, तो वो अपन अलग अलग ही पढ़ेंगे और हमें अलग अलग पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो 5 टाइप्स के सॉलिड्स बता दिया। अब वन डायमेंशनल का मतलब ही नहीं, वन डायमेंशनल का मतलब हो गया ऐसे एटम अरेंज कर दो, दैट इज वन डायमेंशनल लीनियर एटम अरेंजमेंट। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब इसमें भी अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई शेप वगैरह, इनमें से कुछ शेप के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। सो कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग इन 2D सॉलिड्स। तो मान लो मैं पैकिंग की बात करूं 2D सॉलिड में, व्हाट आई मीन इज, एक एग्जांपल ले रहा हूं, अपन स्क्वायर की बात करें। अगर हम स्क्वायर अरेंजमेंट की बात करें तो अपन कहेंगे मेरे पास एक एटम ऐसे, एक एटम ऐसे, एक एटम ऐसे है और सभी एटम का साइज एक जैसा है। तो मैंने आपसे कहा कि जो भी कैलकुलेशन होंगे वो सेंटर से होंगे, तो इसका एज ये हो गया, इसका एज ये हो गया, इसका एज ये हो गया और इसका एज ये हो गया, तो पता है दैट इज हाउ द एजेस आर। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है ये एजेस हैं, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ए मान लेते हैं, दैट इज एज। तो ए विल बी इक्वल टू 2r, अपन को पता है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दीस एटम्स। अगर मुझे इसका पैकिंग कैलकुलेट करना है तो व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग। पैकिंग का मतलब है कि इस स्क्वायर में कितना एरिया एटम्स हो गए, तो उसके लिए अपन लिखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है, अब फ्रैक्शन वर्ड अपन ने यूज किया तो अपन कहेंगे दैट इज द एरिया ऑफ राइट ना शेप, क्रिस्टल शेप occupied by atoms, occupied by atoms, तो उसको कहते हैं अपन पैकिंग फ्रैक्शन। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है भाई, फिर अपन पैकिंग फ्रैक्शन लिखेंगे तो अपन लिखेंगे द फ्रैक्शन ऑफ एरिया है, फ्रैक्शन इज द एरिया ऑफ बाय एटम्स विथ रिस्पेक्ट टू टोटल एरिया।
टोटल एरिया। अब टोटल एरिया लिख के आपने विद रिस्पेक्ट टू लिख के क्या कर दिया, रेशियो बना दिया। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम्स बाय एटम डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ठीक है भाई। तो एटम के लिए अब क्या कर लेते हैं, अब एक एटम का एरिया कितना होगा वो अपन को पता है। एक एटम का एरिया तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना। अपन को पता है एक एटम का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और कितने एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसको लिख देते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब कितने एटम ऑक्युपाई कर रहे हैं वो अपन जेड इफेक्टिव, और डिवाइड बाय टोटल एरिया। अगर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर अपन को बताएंगे, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जेड इफेक्टिव मैं ऐसे लिख देता हूं, वेयर जेड इफेक्टिव इज द नंबर ऑफ एटम्स atom occupying the area, occupying the area of solid। ठीक है ना। तो अपन लिख लेते हैं भाई। अब उसमें अगर अपन को जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, देयरफॉर अब मैं उसका पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करूंगा। स्क्वायर के लिए अपन पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो अपन स्क्वायर के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की बात कैसे करेंगे, तो अपन कहेंगे भाई पहले तो अपन जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं। इसमें देख हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर कितना एटम है। तो अपन कहेंगे भाई देखो ये वाले एटम का इसके अंदर 1/4 पार्ट है, इस वाले एटम का भी 1/4 पार्ट है, इस वाले एटम का भी 1/4 पार्ट है, तुमको पता है। इस वाले एटम का भी 1/4 पार्ट है और इस वाले एटम का भी 1/4 पार्ट है। मतलब 4 एटम 1/4 ऑक्युपाइड है हमारे स्क्वायर में। तो जेड इफेक्टिव विल बी इक्वल टू लिखूंगा 1/4 एक एटम है, और ऐसे 4 एटम है जो 1/4 ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव हो जाएगा 1 फॉर द स्क्वायर। वो आपके सामने, वो आप सॉलिड को देख के बता सकते हो कि कितना ऑक्युपाइड है बाय द सॉलिड। तो अपन क्या करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन के। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, जेड इफेक्टिव 1, रेडियस अपन आर ले लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर आपको बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो अपने पास क्या पाई/4 आ गया। लो भाई, दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब टोटल एरिया जो है इसका, उसमें से कितना फ्रैक्शन एटम ने ऑक्युपाई कर रखा है और कितना खाली है। चलो खाली कैलकुलेट कर लेते हैं। खाली का मतलब हो गया भाई टोटल फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि सम ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब जितना फ्रैक्शन एटम ने ऑक्युपाई कर रहा है और जितना फ्रैक्शन खाली है, अगर सबका सम करेंगे तो 1 होता है। तो इसका मतलब है, और जो खाली स्पेस होता है उसे कहते हैं अपन वॉइड फ्रैक्शन। वॉइड फ्रैक्शन का मतलब होता है द एम्प्टी स्पेस, रेशियो ऑफ एम्प्टी स्पेस is the ratio of empty space in sum। तो ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं भाई वॉइड फ्रैक्शन कितना होता है। तो अपन कहेंगे वॉइड फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। तो खाली जगह कितनी हो जाएगी, तो 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 5। लिख लेते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं, दैट विल बी द वॉइड फ्रैक्शन एम्प्टी स्पेस। पाई/4 मतलब कितना होगा, 3.14 इज पाई। उसको डिवाइड करते हैं 4 से तो कितना आया, उतना स्पेस अपन बता देंगे, दैट विल बी अ राइट ना स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम, और बाकी स्पेस अपन बता देंगे, दैट विल बी द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द, दैट विल बी द एम्प्टी स्पेस। तो अगर अपन चेक करें तो पाई/4 कितना आएगा अपने पास, पाई/4 विल बी इक्वल टू 0.78 के आसपास आ रहा है। पाई/4 इज इक्वल टू 0.7, मतलब किसी अगर सेम साइज के एटम से स्क्वायर बनाएंगे तो 78% space will be occupied by the atoms and the 28% will be empty space inside the solid। 28 जो इसमें 78 अगर ऑक्युपाइड है तो 22% जो होगा वो खाली जगह होगा। जो ये वाला पार्ट है ना, ये खाली पार्ट, ये 22% होगा। अगर सेम साइज के एटम से आप कभी भी एक स्क्वायर बनाओगे तो उसमें हमेशा
मैक्सिमम पैकिंग 78% होगा और 28%, 22% हमेशा एम्प्टी स्पेस रहेगा। सो दैट इज अबाउट द राइट ना। अब इसमें क्या करोगे आप, एक बार अपने आप कैलकुलेट करोगे, मैं आपको बता देता हूँ, एक सॉलिड देता हूँ जिसमें आप अपने आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है? सर बोलो। सर लेक्चर है दूसरा। चलेगा बेटा, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन तुम लोग कैलकुलेट करके लिया, मैं मतलब इसको दे देता हूँ, तुम लोग अपने आप कैलकुलेट करना, होमवर्क मैंने इसके पहले ही दे दिया था, तो इसके लिए तुम लोग कैलकुलेट करके ले आना, दूसरे लेक्चर के लिए मतलब आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे कर देता हूँ। सारे आइटम एक ही साइज के हैं, इसको ध्यान रखना। अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है तो मैं इतना हेक्सागन बना, तो इस हेक्सागन में इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करके लाना है, तो इसमें कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन, ये पैकिंग फ्रैक्शन आप नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट करके अपने आप से बताना आपसे हुआ या नहीं, तो आप चेक कर लेना और फिर मुझे बता देना। ये हेक्सागन है, आप मुझे बता देना, ठीक है बेटा? चलो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय सर, थैंक यू। बाय। सर हम्म, सर इसका फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेज दो ना, एक्चुअली मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो वो ब्लर दिख रहा है। चलेगा, मैं अभी कर देता हूँ, भेज देता थैंक यू सर। हूँ।